हेलो एवरीवन, देखिए हम 3 पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं सेल और द यूनिट ऑफ द लाइफ का नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और कुछ क्वेश्चन बच गया था, आज हम करने की ट्राई करेंगे। देखिए पहले वो है कि इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड। मतलब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आज फिर से एक बार बोल देता हूँ। देखिए वो सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस होके यहाँ पर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, यहाँ पर राइबोसोम है और इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम, और इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है। उसके बाद एक गोल्गी बॉडी होता है, तो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो लिपिड करता है, यहाँ पर प्रोटीन करेगा। फिर यहाँ पर प्रोटीन जाएगा गोल्गी के पास, लिपिड भी जाएगा गोल्गी के पास। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ग्लाइकोसिलेशन होगा। ग्लाइकोसिलेशन मतलब एडिशन ऑफ शुगर। तो एडिशन ऑफ शुगर किस पर होगा? इस प्रोटीन पर भी होगा, इस लिपिड पर भी होगा। तो जिस प्रोटीन पर शुगर ऐड होगा इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जिस लिपिड पर शुगर ऐड होगा इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोसिलेशन और द ग्लाइकोलिपिड और द ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? गोल्गी apparatus और द गोल्गी बॉडी। तो मैक्सिमम गोल्गी apparatus में तो ग्लाइकोसिलेशन जो है, ग्लाइकोसिलेशन मैक्सिमम मतलब 90% कहाँ पर होता है? गोल्गी बॉडी पर होता है। कुछ पार्ट याद रखना, कुछ पार्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बनता है और वो 10% होता है। तो अगर ऑप्शन से हिसाब से चलना, मतलब अगर गोल्गी apparatus है यहाँ पर तो गोल्गी apparatus होगा, जब ईयर नहीं है। तो अगर बोलेगा कि गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपका आंसर होगा गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर गोल्गी apparatus नहीं है, लेट सपोज वैक्यूल होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, प्लाज्मिड होता, तो लाइसोसोम होगा, तो आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बोथ होगा तो बोथ होगा। अगर दोनों होगा मतलब ऑप्शन नहीं देगा, मतलब एक देगा वैक्यूल, एक देगा गोल्गी apparatus, एक देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक देगा प्लास्टिड, तो आपका आंसर होगा गोल्गी apparatus। क्यों? क्योंकि इसमें 90% ग्लाइकोसिलेशन होता है और तो मॉडिफिकेशन होता है और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होता है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मेरा पूरा डिटेल्ड वीडियो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। तो एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन जाता है? एक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी apparatus, फिर लाइसोसोम, देन वैक्यूल। ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो है पार्ट, लाइसोसोम भी है, वैक्यूल भी है, तो पेरोक्सिसोम नहीं है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर देखिएगा उसका 2 लेयर होता है। एक लेयर में क्या होता है? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम बोलेंगे हेड पार्ट, ये दोनों को बोलेंगे हेड पार्ट, और इसको भी पोलर पार्ट भी हम बोलते हैं। और जो ए वाला जो है इसको हम बोलेंगे टेल पार्ट, और इसको भी बोल सकते हैं हम नॉन पोलर। तो ये हो गया लिपिड पार्ट। ऐसे ही मेम्ब्रेन में ऐसे लिपिड होता है और इसके बीच में ही वो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यही तो है वो जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसमें क्या बोला गया है? प्रोटीन इन ए आइसबर्ग ऑफ लिपिड, आइसबर्ग प्रोटीन इन सी ऑफ लिपिड। मतलब सी ऑफ लिपिड मतलब अगर आइसबर्ग क्या है? अगर आइस इधर सी होगा, सी में आइसबर्ग क्या होगा? ऐसे ऐसे रहा होगा, मतलब ये पूरा सा कौन सा है? वो सी है। सी में आइसबर्ग जैसे दिखता है, तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता है। मतलब सी यहाँ पर क्या हो गया? लिपिड। अच्छा, आइसबर्ग मतलब प्रोटीन। तो इसलिए मैक्सिमम होता है लिपिड, बीच बीच में एक एक पार्ट क्या होता है? प्रोटीन आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए।
नेक्स्ट है द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन with its 4 parts labeled A, B, C, D. Select the part correctly attached with its function. तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट देखोगे तो ऐसा दिखेगा, मतलब ये हो गया बार लेयर, इसको बोलेंगे हम आउटर लेयर, इसको हम बोलेंगे इनर लेयर। अच्छा, क्रिस्टी क्या होता है? जो इनर लेयर जब इनफोल्डिंग करता है, और इनफोल्डिंग मतलब जो नीचे तरफ और अंदर की तरफ जो चला जाता है, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। और बीच वाले को बोलेंगे मैट्रिक्स, मतलब इस वाले को बोलेंगे मैट्रिक्स, इस वाले को बोलेंगे लुमेन। ओके, तो अभी वो दिया है, फर्स्ट दिया है ऑप्शन डी, डी इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है, लेकिन गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन। देखिए आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को नहीं देता है, मतलब ये अलग है, आउटर मेम्ब्रेन अलग है, इनर मेम्ब्रेन अलग है। सेकेंड दिया है बी इनर मेम्ब्रेन, ये हाँ इनर मेम्ब्रेन हो सकता है। सेकेंड दिया है फॉर्म्स इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, तो आंसर हो जाएगा आपका ये इनर लेयर ही वो क्रिस्टी देता है। सी दे रहा है क्रिस्टी और प्रोसेसेस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल अंदर राइबोसोम, नहीं डीएनए अंदर राइबोसोम कहाँ पर दिखता है? मैट्रिक्स में, मतलब इसके अंदर में वो डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, और होता है एक राइबोसोम होता है, कहाँ पर? मैट्रिक्स पर होता है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स द मेजर साइट फॉर द रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम कहाँ पर है? वो इनर मेम्ब्रेन में ही है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन द सेल, मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ सेल कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म पर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, तो एक दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन उसका डीएनए कौन सा है? वो है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन जो हमारे न्यूक्लियस में जो है और इनसाइड सेल में जो एक्चुअली है वो क्या है? वो है लीनियर एंड डबल स्ट्रैंडेड, ये डिफरेंस है। सभी डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए रहता है वो क्या होता है? सर्कुलर होता है, लेकिन हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो लीनियर होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि डिक्टियोजम क्या है? वो गोल्गी एपेटस इन प्लांट को डिक्टियोजम करता है, तो यहाँ पर भी उसमें डीएनए नहीं है, लाइसोजोम में भी नहीं है, पेरोक्सिजोम में भी नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ये कहाँ पर दिखता है? वो प्लांट पर दिखता है, वो एनिमल पर नहीं दिखता है। तो एनिमल में एक सेल से दूसरे सेल तक जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है? गैप जंक्शन के थ्रू। तो गैप जंक्शन हो गया एनिमल सेल में, प्लांट सेल में हो गया प्लाज्मोडेस्माटा, और दोनों का काम सेम होता है। ओके, तो आंसर हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट हो गया एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड एज द, हमेशा सेल शेप जो करता है और जो फिलामेंटस है और प्रोटीनियस है, मतलब इससे वो प्रोटीन से बनता है, कौन होता है? आंसर हो जाएगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमेशा याद रखना, वो सेल शेप को, एक हो गया सेल शेप, एक हो गया सेल स्टेबिलिटी। सेल स्टेबिलिटी मतलब सेल के अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल जैसे रहता है और उसको सेल को स्ट्रेंथन करता है, कौन करता है? वो साइटोस्केलेटन। ओके, नेक्स्ट आ जाए आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेबल्ड ए बी सी डी इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम लिस्ट 1 and 2। देखिए वो ऑप्शन सी ए वाला जो हो गया, ए क्या हो गया? ए न्यूक्लियस हो गया। जो ए वाला हो गया, ये क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या है? राइबोसोम नहीं है, तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डी हो गया, डी क्या हो गया? वो बाहर का जो है वो हो गया साइटोप्लाज्म। तो अभी चलिए, तो दिया फर्स्ट दिया क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो इनर मेम्ब्रेन मैंने जो बोला था, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आई तो कभी नहीं होगा।
सेकेंड दिया है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। थर्ड दिया है साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा है तो थर्ड हो जाएगा आपका डी हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, बी हो गया, तो बी हो गया IV। तो नेक्स्ट है क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कौन है क्या ए, तो ये हो गया आपका V। नेक्स्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्या करेंगे, सेल वैक्यूल, सेल वैक्यूल भी यहाँ पर नहीं है। बताइए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है कहाँ पर है सी हो गया आपका B+I। तो आपका देख लीजिएगा कहाँ पर आंसर होगा, यही शायद। तो देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा, इससे होगा। नेक्स्ट देखिए वो जो है मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली, तो मिडिल लैमेला मेनली कंपोज्ड ऑफ क्या पर कैल्शियम पेक्टेट पर होता है, और कैल्शियम पेक्टेट ही वो मिडिल लैमेला बनाता है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हो गया साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, तो क्या होगा, हमेशा प्रोटीनियस फिलामेंट होता है, मतलब इसमें प्रोटीन बनता है। मतलब सेल स्केलेटन में क्या होता है, 3 टाइप का होता है, एक होता है माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोट्यूबुल किससे बनता है, ट्यूबुलिन से, तो ट्यूबुलिन क्या है, वो प्रोटीन होता है। और एक क्या होता है माइक्रोफिलामेंट, तो माइक्रोफिलामेंट का किससे बनता है, एक्टिन एंड मायोसिन, तो एक्टिन और द मायोसिन वो क्या होता है, वो भी प्रोटीन होता है। और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसे फॉर एग्जांपल द केराटिन हो गया, और ये हो गया लामिन, तो ये सब क्या हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट, इससे भी वो प्रोटीन से ही बनता है। तो हमेशा साइटोस्केलेटन प्रोटीनियस फिलामेंट होता है, और फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो प्रोटीन से बनता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाइए, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा आर, हमेशा अभी तो बोला प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल तक वो ट्रांसफर करता है, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो क्या होगा, कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ओके, तो अगर कनेक्शन होगा तभी वो ट्रांसपोर्ट करेगा। तो मतलब किस भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इस सेल से इस सेल तक काम किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पर दिखता है, हमेशा ओनली प्लांट पर दिखता है, एनिमल पर नहीं दिखता है। एनिमल में कौन दिखता है, गैप जंक्शन, गैप जंक्शन के थ्रू एनिमल एक सेल से दूसरे सेल तक वो ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही वो करता है। नेक्स्ट दिया है इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन, तो क्या हो गया आपका, एक होता है ग्लाइक्सिजोम। ग्लाइक्सिजोम क्या होता है, हमेशा याद रखना, ग्लाइक्सिजोम किस में दिखता है, वो होता है ईस्ट में होता है, ईस्ट में। एक होता है न्यूरोस्पोरा में, न्यूरोस्पोरा, एक होता है जर्मिनेटिंग सीड, तो इसमें ग्लाइक्सिजम दिखता है। तो ग्लाइक्सिजम का काम क्या होता है, वो ग्लाइक्सिजम क्या करता है, वो फैटी एसिड को किससे कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट और कार्ब से। तो अगर फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट कर देगा तो क्या होगा, फैटी एसिड डिग्रेड हो जाएगा। तो इसका काम ही वो ग्लाइक्सिजम है। जो ग्लाइक्सिजम क्या होगा, इज जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन, आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइक्सिजम। तो वो किस में दिखता है, ईस्ट में दिखता है, न्यूरोस्पोरा में दिखता है और जर्मिनेटिंग सीड पर दिखता है। नेक्स्ट दिया है वैक्यूल इन द प्लांट, तो क्या होगा, वैक्यूल इन द प्लांट क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा। मैंने पहले मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, इसमें दिया है मेम्ब्रेन बाउंड होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड अगर होगा वो क्या दिया है, वो कंटेंट्स वाटर इन द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
तो नेक्स्ट दिया द टू सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट द क्रिटिकल लेवल ऑफ, तो वो बोल रहा है राइबोसोम का क्या होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है। जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ द लार्ज सब यूनिट किसके थ्रू बाइंड करता है, किसके थ्रू, मैग्नीशियम के थ्रू। तो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए वो दिया है कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, which one of the following statement is correct with respect to movement of lipid and the proteins from the lipid monolayer to other, that means described as flip flop movement। flip flop movement क्या होता है, लेट सपोज दो लेयर होता है, एक लेयर ऐसे बनता है, एक लेयर इधर बनता है, इसको बोलेंगे हम हेड, इसको भी हम बोलेंगे हेड। तो हेड क्या होता है, वो होता है पोलर, और ये वाला को हम बोलेंगे टेल। टेल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। हमेशा याद रखना हेड जो आउट मतलब इस बारे में, इस बारे में जो अंदर का तरफ कौन रहता है वो टेल रहता है। तो वो बोल रहा है इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन एम्बेडेड होता है, ऐसे ऐसे बीच में प्रोटीन रहता है। तो एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, मेरा पूरा वीडियो है मतलब मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड द प्रोटीन, आप देख सकते हैं। देखिए दो टाइप का मूवमेंट हो सकता है, एक होता है इधर से उधर, इसको हम क्या बोलेंगे हॉराइजेंटल, हॉराइजेंटल। एक होता है इधर से उधर द वर्टिकल, इसको हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। मतलब आप देखिए अगर लेट सपोज इस प्रोटीन और इस लिपिड को लेट सपोज इधर चला जाएगा और ए वाला को इधर चला जाएगा, मतलब क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा, मतलब एक ही लेयर पर, मतलब ये दूसरी, ये तो एक लेयर हो गया, ये सेकंड लेयर हो गया, एक ही लेयर पे इधर चला जाएगा वो इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया। एक हो गया फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप में क्या हो गया, ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, मतलब एक लेयर से ऊपर लेयर, ऊपर से नीचे आ जाएगा, नीचे से ऊपर हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्टिकल हो जाएगा, और इसको ही हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मतलब एक लेयर से इधर लेयर अदर लेयर तक वो जाने को हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। हमेशा याद रखना ये जब फ्लिप फ्लॉप करता है कौन करता है, वो लिपिड करता है। तो फ्लिप फ्लॉप करेगा लिपिड। हॉरिजॉन्टल मतलब इधर से उधर, वो कौन करेगा, वो बोथ करेंगे, मतलब लिपिड भी करेंगे एंड प्रोटीन भी करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, लिपिड दो तरफ का मूवमेंट कर सकता है, मतलब वो लैटरली भी कर सकता है, इधर से उधर, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर को हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप, इधर से उधर मतलब लेफ्ट राइट अगर होगा तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। तो लिपिड हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप में भी कर सकता है, लेकिन जो प्रोटीन है वो वर्टिकल नहीं कर सकता, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल करता है। मतलब एक प्रोटीन इधर चला जा सकता है या फिर ये इधर चला सकता है, मतलब प्रोटीन हमेशा हॉरिजॉन्टल ही वो करेगा, वो फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट होगा ऑप्शन डी, while the lipid can rarely flip flop, proteins cannot। ओके, प्रोटीन कभी भी वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट चलिए, क्यों रेयर, हाँ ये बोला था, वो रेयरली क्यों दिया है, वो जो फ्लिप फ्लॉप है वो बहुत रेयर करता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है वो मैक्सिमम करता है। मतलब मैक्सिमम मूवमेंट जो होता है लिपिड का वो इधर से उधर होता है, और लिपिड प्रोटीन का भी इधर से उधर होता है, लेकिन कभी कभी प्रोटीन कभी कभी लिपिड वर्टिकल कर देता है, मतलब एक लेयर से इधर लेयर तक कर देता है। तो रेयरली होता है लेकिन करता है, वो जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो ओनली लिपिड ही वो करता है। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो क्या हो जाएगा, अगर सेल मेम्ब्रेन अभी अगर देखोगे तो ये हो गया लिपिड, इसको हम बोलेंगे लिपिड। ये हो गया आपका प्रोटीन। अब एक होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा,
कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ भी लगा होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ भी लगा रहा रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ लगा हुआ रहता है उसको हम बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, तो मतलब इस प्रोटीन के साथ एक कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, टोटल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ भी लगा हुआ रहता है और इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। और याद रखना हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहाँ पर होता है, वो बाहर की तरफ रहता है, वो इनसाइड मतलब बीच में नहीं होता है। जैसे बीच में प्रोटीन, लेट्स सपोज एक प्रोटीन हो गया ट्रांसमेम्ब्रेन, मतलब इधर से उधर तक भी जा सकता है, लेकिन मेम्ब्रेन जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिर्फ मेम्ब्रेन के साथ ही वो एंकर करता है, वो सिर्फ बाहर की तरफ ही वो रहता है। ओके, तो वो भी दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक दिया है ग्लाइकोलिपिड, ओबियसली ग्लाइकोलिपिड भी है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है। ग्लाइकोलिपिड मतलब जिस लिपिड के पार्ट लिपिड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ आता है। सेकेंड दिया प्रोलीन। भाई प्रोलीन क्या है, वो एक अमीनो एसिड है, इसका कोई काम नहीं। तो एक दिया फॉस्फोलिपिड, ओबियसली जो मैक्सिमम जो लिपिड हम देखते हैं वो दिखता है क्या, वो देता है फॉस्फोलिपिड। मेरे चैनल में पूरा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। और एक दिया है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी बीच में होता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो कि नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट दिया है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, ये तो सिंपल है, वो क्या होगा, सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। ओके, नेक्स्ट दिया है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक दिया है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द इंटरनल कंपार्टमेंट, हाँ वो देता है। थाइलाकॉइड स्पेस बाउंड बाय द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ना ये गलत है। थाइलाकॉइड स्पेस नॉट बाउंडेड बाय द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट दिया है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, हाँ होता है। द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ करेक्ट है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन, मतलब करेक्ट है, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें दो लेयर होता है, एक होता है आउटर लेयर, एक होता है इनर लेयर। ओके, तो आंसर हो जाएगा, अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। तो एक दिया है द आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स ए सिव, हाँ ये करेक्ट है। सिव मतलब क्या है, छलनी, इसे छलनी से क्या होता है, एक वो पोर होता है, तो पोर के थ्रू ही जो जाना है उसको जाएगा, तो ये भी उसका पोर, मतलब मेम्ब्रेन क्या है, हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसका मतलब क्या है, सभी परमेबल नहीं होता है, वो कुछ को छोड़ता है कुछ को नहीं छोड़ता है। तो जैसे सीव होता है, जो छलनी हो गया, वो क्या होता है, वो सबको नहीं छोड़ता है और सबको पास नहीं करा देता है, कुछ को छोड़ता है कुछ को नहीं छोड़ता है, तो वो भी वो हो गया, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन, हाँ ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है द एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, नहीं। अगर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया पर, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन में ही वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, मतलब जब फॉस्फोराइलेशन होता है और केमियोस्मोटिक थ्योरी जो एटीपी फॉर्मेशन होता है, वो जो प्रोटीन होता है और द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, वो जो ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसको भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो किसके थ्रू होता है, वो इनर मेम्ब्रेन में ही वो प्रेजेंट होता है, तो वही वो करता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए, वो दिया है which of the following statements regarding cilia is not correct, क्या हो जाएगा। फर्स्ट दिया है cilia contains an outer ring of 9 doublet surrounded to singlet microtubules, तो क्या होगा, वो करेक्ट है, आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, और cilia और flagella में भी पूरा डिटेल्स वीडियो है। सेकंड दिया है द ऑर्गेनाइजिंग
ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सिलिया इज कंट्रोल बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम एक्रॉस द मेम्ब्रेन। नहीं, कैल्शियम के थ्रू नहीं होता है, वो किसके थ्रू होता है? एक होता है नेक्सिन और मेनली होता है डाइनेइन। डाइनेइन इसमें होता है और डाइनेइन में ही वो करता है, तो वो एटीपी जनरेट करके वो करता है। मेरा पूरा वीडियो होता है, वीडियो है उसके में आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं, तो हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सिलिया और हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हाँ करेक्ट है। माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ द सिलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुल, ये भी करेक्ट, ट्यूबुलिन ये भी करेक्ट है, तो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे, ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल केम विद द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज बिकॉज, देखिए मेजर ब्रेक थ्रू ऑब्वियसली सेल के स्टडी में आया था आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों आया था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन है वो 10,000x होता है। मतलब आप जो लैबोरेटरी में देखते होंगे वो क्या होता है, वो 2x, 10x, 8x, 40x और एक होता है 100x, इतना ही होता है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो 10,000x मतलब 10,000 टाइम्स मैग्निफिकेशन होता है। तो बहुत, क्योंकि वो जूम कर देता है, तो इसलिए मैक्सिमम स्टडीज वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही वो हम डिस्कवर किए थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। द रिजल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच लाइटर देन द लाइट माइक्रोस्कोप। हम जो लाइट माइक्रोस्कोप में जो देखते हैं इससे बहुत ज़्यादा होता है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है क्लोरोफिल इन द क्रोमोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, ऑब्वियसली कहाँ पर? वो ग्राना पर। अगर क्लोरोफिल स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। इस टोटल को हम बोलेंगे ग्राना। अगर एक पार्ट को देखोगे इसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। तो एक हो गया ये थाइलाकॉइड, एक हो गया और थाइलाकॉइड, एक और थाइलाकॉइड, एक और थाइलाकॉइड, टोटल को हम बोलेंगे ग्राना। और जो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे क्या? स्ट्रोमा। ओके, तो जो ग्राना पर ही, वो जो थाइलाकॉइड पर ही वो कहाँ होता है? क्लोरोफिल होता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्राना। नेक्स्ट दिया है ए स्टूडेंट विशेस टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप हैविंग 10x आईपीस एंड द 45x ऑब्जेक्टिव। आईपीस ऑब्जेक्टिव जानते होंगे। अब लैबोरेटरी में जाओगे तो देखोगे वो माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है। अब देखो एक दिया, ही शुड इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ द लाइट so as to get best possible resolution। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना ये 10x दिया है, 45x दिया है, इसका कोई मायने नहीं है इस क्वेश्चन में। वो क्यों दिया है? वो कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन ये कि मतलब मेन क्वेश्चन क्या है, वो दिया है कि कौन सा लाइट वो यूज करे ताकि वो बेस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन वो पा सकता है। हमेशा याद रखना बेस्ट रिजोल्यूशन, और रिजोल्यूशन हमेशा 1/λ होता है। लैम्बडा क्या होता है? वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ कम होगा तो इसका मतलब वेवलेंथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टू रिजोल्यूशन। मतलब जिसका वेवलेंथ कम है उसका रिजोल्यूशन सबसे अधिक आएगा, और जब जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है उसका रिजोल्यूशन कम आएगा। तो हमारा कौन सा लाइट में वो वेवलेंथ ज़्यादा है? एक होता है रेड। रेड लाइट में मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। तो एक होता है ब्लू, ब्लू में मिनिमम वेवलेंथ होता है। तो अगर मैक्सिमम वेवलेंथ अगर रेड में होगा तो मतलब रिजोल्यूशन उसका क्या होगा? सबसे लोएस्ट आएगा। लेकिन अगर ब्लू होगा तो मिनिमम, क्योंकि उसका वेवलेंथ है तो उसका रिजोल्यूशन सबसे बेस्ट होगा और हाईएस्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट दिया है अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन्स आर सेमी फ्लूइड where lipid and the integral proteins can diffuse randomly।
In recent year, this model has been modified in several aspects. In this regard, which one of the following statement is correct? Incorrect. अभी तो बोले वो जो फ्लिप फ्लॉप दो मूवमेंट अगर देखेंगे तो एक क्या हो गया, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को भी हम बोलेंगे वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कौन होगा, लिपिड भी होगा एंड सॉरी मतलब लिपिड क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल भी करेगा और फ्लिप फ्लॉप भी करेगा, लेकिन प्रोटीन क्या करेगा, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली वो करेगा। ओके, तो अभी देख लीजिए वो दिया है प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रैवल विद इन द लिपिड लेयर। तो विद इन लिपिड लेयर बोल रहा है, मतलब एक लेयर, मतलब अगर एक लेयर ये हो गया, तो ये बोल रहा है विद इन द लिपिड बाइलेयर, मतलब एक लेयर के अंदर ही वो इधर उधर जा सकता है। तो क्या हो गया, ये करेक्ट है। नेक्स्ट डे प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, मतलब इधर से उधर चला जाएगा और इधर से उधर, मतलब वर्टिकल जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट दिया है प्रोटीन कैन रिमेन कनेक्टेड विथ सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है मेनी प्रोटीन्स रिमेन कंप्लीटली एम्बेडेड विद द लिपिड बाइलेयर, ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है सेंट्रोजोम इज रिक्वायर्ड फॉर, तो क्या होगा, ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ द क्रोमोजोम्स टुवर्ड्स द पोल। अगर देखोगे सेल तो यहाँ पर द मेटाफेजिक प्लेट अगर देखोगे और मेटाफेजिक स्टेज पर देखोगे तो सेंट्रोजोम से वो क्या होता है, वो स्पिंडल फाइबर आता है। तो उसका काम क्या होता है, इस पोल को ले जाना और इस वाले को इस पोल तक ले जाना। तो वो क्या होगा, वो मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स टुवर्ड्स द पोल। तो आंसर है जो हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन, क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर जो इनर मेम्ब्रेन हो गया, इसमें जो क्रिस्टी होता है, तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो प्रोटीन होता है वो इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, H प्लस ट्रांसफर करेगा, ये भी H प्लस देगा। कहाँ पर देगा, इस बार मतलब इनर एंड द आउटर के अंदर जो है वो इस वाले को बोलेंगे मैट्रिक्स। फिर से अच्छे से बोल दे रहा हूँ, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोटीन होता है वो यहाँ पर होता है। तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन क्या करेगा, बाहर से वो H प्लस ऑफ द प्रोटॉन छोड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, याद रखना। ये बाहर लेयर को बोलेंगे आउटर लेयर, इसको बोलेंगे इनर लेयर, अंदर वाले को बोलेंगे मैट्रिक्स, मतलब इनर लेयर का मैट्रिक्स, मतलब इनर लेयर के अंदर जो भी पार्ट है इसको बोलेंगे मैट्रिक्स, इसका बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो हमेशा जो प्रोटॉन निकलता है वो कहाँ पर निकलता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर वो निकलता है। वो फिर वो H प्लस हो गया और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बोलेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब क्या है, वो कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर क्या हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, वो फिर क्या करेगा, वो अंदर तक जाएगा। तो अंदर तक जब जाएगा तभी वो F0 F1 पार्टिकल होता है, वो क्या करता है, वो एटीपी फॉर्मेशन करता है। तो इसको ही बोलते हैं हम केमियोस्मोटिक थ्योरी। तो इधर एटीपी फॉर्मेशन किससे होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू। तो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए, द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड द आउटलेइंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन। मैंने क्या बोला था, अगर गोल्गी apparatus होगा तो आंसर आ जाएगा गोल्गी apparatus। अगर गोल्गी apparatus एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 अलग दिया हुआ है, ऑप्शन 4 अलग दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा अगेन गोल्गी apparatus। अगर गोल्गी apparatus
अगर दिया हुआ गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर थर्ड ऑप्शन दिया होगा गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आंसर हो जाएगा ए। ओके, अगर दिया होगा कि गोल्गी apparatus नहीं होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है और ज़्यादा कुछ दिया है इस फल में, तो क्या हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 10% मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन गोल्गी apparatus में 90% मॉडिफिकेशन होता है। ओके, तो मैक्सिमम के लिए वो गोल्गी होता है, अगर गोल्गी नहीं होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है द टेलोमियर ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। टेलोमियर मतलब एक क्रोमोसोम का जो लास्ट पार्ट होता है, इसको हम बोलेंगे टेलोमियर। इस टेलोमियर का सीक्वेंस क्या है? मैक्सिमम इसमें जी और द गुआनाइन होता है, तो आंसर हो जाएगा गुआनाइन रिच रिपीट्स। ओके, नेक्स्ट दिया है इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, तो क्या हो जाएगा? ग्राना नहीं होगा तो अभी थाइलाकड़ी होगा, तो हो जाएगा आपका आंसर सी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट दिया है सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, क्या होगा? ऑल प्लांट सेल। टोटिपोटेंट सेल मतलब एक सेल से हम पूरा प्लांट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे अगर लीवर सेल ले जाएंगे, लेट्स सपोज ये लीवर सेल हो गया, तो ये लीवर सेल को हम बोलेंगे कि इस लीवर से तो पूरा एक इंसान बना सकते हैं? नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो कौन किए थे? वो स्टीवार्ड किए थे। स्टीवार्ड वो क्या किए थे? एक प्लांट का फ्लोएम ले गए थे, फ्लोएम से ही वो टोटल प्लांट ही बना डाला। क्यों? क्योंकि एक सेल सारे सेल को वो कर देगा, तो इसलिए हमेशा सेलुलर टोटिपोटेंसी कहाँ पर दिखता है? ऑल द प्लांट सेल पर। नेक्स्ट चलिए, इन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या होगा? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा होता है। तो हेड पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हेड पार्ट, और ये क्या होता है? वो पोलर होता है। और ये जो दोनों जो होता है इसको हम बोलेंगे टेल पार्ट। टेल पार्ट क्या होता है? वो नॉन पोलर होता है। वो क्या दिया है? अपर लेयर इज नॉन पोलर, वो दिया है अपर लेयर, मतलब इस लेयर को बोलेंगे अपर लेयर, इस लेयर को बोलेंगे लोअर लेयर। ये हो गया अपर लेयर, ये हो गया लोअर लेयर। वो दिया अपर लेयर इज नॉन पोलर इन द हाइड्रोफिलिक। अपर लेयर में हेड पार्ट भी है, टेल पार्ट भी है, मतलब हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। पोलर क्या हो गया? वो हो गया हाइड्रोफिलिक, ये हो गया हाइड्रोफोबिक। तो बोले अपर लेयर में नॉन पोलर होता है, अपर लेयर में बोथ होता है, हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो वैसे भी लोअर में भी सेम होता है, हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो ये आंसर मतलब करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट दिया है फॉस्फोलिपिड फॉर्म से बाई लेयर इन द मिडिल पार्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जो लिपिड है वो लिपिड कौन सा है? वो लिपिड है फॉस्फोलिपिड। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, द एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द मिडिल लैमेला, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो मिडिल लैमेला आपका हो जाएगा कैल्शियम, हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ पर? न्यूक्लियोलस पर। हमेशा याद रखना न्यूक्लियोलस पर आरएनए भी बनता है, आरएनए बनता है और राइबोसोम बनता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, माइक्रोट्यूबुल्स आर एब्सेंट इन, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं दिखता है, फ्लैजेला में दिखता है, स्पिंडल फाइबर में दिखता है, सेंट्रियोल में भी दिखता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीनियस पिगमेंट विच कंट्रोल्स द एक्टिविटी कंसर्न विथ लाइट, तो क्या होगा? फाइटोक्रोम हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट चलिए, लाइसोसोम कंटेंट्स क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि एसिडिक होता है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम्स आर एंगेज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन द एनिमल सेल। तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स विच ऑकर ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए उसका आंसर देखिए ऐसे क्या दिखा है, अगर देखा होगा प्रोटीन कहाँ पर बनता है, देखिए मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ ताकि इजी होगा। तो अभी देखिए प्रोटीन ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम होता है। अगर इस टोटल को हम सेल लेंगे तो इसमें राइबोसोम होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि न्यूक्लियस के बाहर लेयर के साथ कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, तो अभी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया बाहर भी होता है, इसको हम बोलेंगे साइटोसोलिक राइबोसोम। इसको हम बोलेंगे जो मेम्ब्रेन के साथ रहा हुआ है उसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। ओके, तो दो टाइप का राइबोसोम होता है। और एक राइबोसोम कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी वो, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। अगर थाइलाकॉइड ये सब देखेंगे तो इसके अंदर भी राइबोसोम होता है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम तीन तरफ का होता है। एक हो गया साइटोसोलिक, मतलब साइटोप्लाज्म में जो दिखता है, जो मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है उसको बोले मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, और जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है उसको तो हम उसको ऐसे ही बोलते हैं। तो अभी आपका मन में होगा कि कौन सा वाला राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, आंसर होगा हर वाला, मतलब हर साइटोप्लाज्म, हर राइबोसोम और सभी राइबोसोम क्या होगा, प्रोटीन बनाएगा। इस वाले में भी प्रोटीन बनाएगा, याद रखना, इस वाले में भी प्रोटीन बनाएगा, ये भी प्रोटीन बनाएगा। लेकिन इसमें जो 90% प्रोटीन है वो क्या बनता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म का है वो क्या है, वो 10% का वो होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में बनता है। क्यों बनता है अभी आपका उसका लेवल नहीं हो गया, जब आप बीएससी या उसके बाद अगर पढ़ेंगे या फिर अगर पीजी पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे क्यों साइटोसोलिक राइबोसोम भी प्रोटीन बनाता है और 10% कहाँ पर जाता है, अभी उसका आपका लेवल नहीं हो गया है। तो आप इतना याद रखिएगा कि 90% क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है और 10% आपका इधर बनता है। तो अगर आंसर आ जाएगा आपका कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोटीन कहाँ पर बनता है, तो क्या पर बनेंगे, और या फिर बनेगा कि कौन से राइबोसोम, अगर ऑप्शन पे अगर चलेंगे तो देखिए, हाँ, कौन सी राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो एक दिया राइबोसोम ऑकर इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट दिया राइबोसोम अब साइटोसेल अगर होता तो करेक्ट होता, लेकिन ओनली दिया, ओनली नहीं है, मेम्ब्रेन में भी ये, अगर ये भी अगर ओनली देता तो ये भी नहीं होता, क्योंकि साइटोसेल में भी होता है। तो क्योंकि वो ओनली नहीं दिया है तो आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट दिया राइबोसोम ऑफ ओनली न्यूक्लियोलस एंड द साइटो, ये तो नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, साइटोसेल भी दिया है, वो भी करेक्ट है, लेकिन ओनली दे दिया, अगर ओनली भी नहीं दिया होता तो ये भी करेक्ट हो गया होता। तो आंसर हो गया ये, हो गया ऑप्शन ए आपका। तो हमेशा ऑप्शन देख के ही चूज करना कि कौन सा वाला करेक्ट है, कौन सा वाला करेक्ट नहीं है, बट बेसिक नॉलेज यही है सिर्फ। ओके, नेक्स्ट देखिए फंक्शन ऑफ टेलोमियर इन द न्यूक्लियस। तो उसका काम क्या है, टेलोमियर मतलब क्रोमोसोम का लास्ट एंड, तो उसका काम क्या है, एंड करने के लिए। तो हमेशा क्या होगा, तो टू सील द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ये तो सिंपल वाला है। नेक्स्ट है व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज कंसर्न विद ग्लाइकोसिलेशन ऑफ द प्रोटीन।
मैंने फिर से बोला था, अगर गोल्गी एपेटस होगा तो गोल्गी एपेटस होगा, अगर नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बोथ होगा तो बोथ होगा, मतलब एंड अगर देगा तो बोथ होगा। अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि गोल्गी एपेटस 90% होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 10% में होता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट दे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैज सिंगल मेम्ब्रेन? क्या हो गया? न्यूक्लियोलस 2 मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल एक तो ऑर्गेनेल ही नहीं है, स्पेरोजम हाँ इसका एक है, माइटोकॉन्ड्रिया 2 हो गया, तो हो गया स्पेरोजम आपका आंसर। तो मतलब इसमें एक मेम्ब्रेन होता है। अगर सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा पूरा वीडियो है, डिटेल में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हुए उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट, obviously राइबोसोम। नेक्स्ट दिया है which one of the following structures will not common in the mitotic cell of a higher plant? मतलब प्लांट सेल में क्या नहीं दिखता है जो एनिमल सेल में दिखता है? क्या होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होता है, याद रखना। सेंट्रियोल सिर्फ एंड सिर्फ एनिमल में ही दिखता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हो गया द मैकेनिज्म ऑफ द एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन बाय, अभी तो बोला क्या? केमियोस्मोटिक थ्योरी, जो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा और द प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ही वो एटीपी फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल टेक्स प्लेस इन, क्या होगा? अभी बोला क्या? इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो आंसर आ जाएगा। वो लाइसोसोम्स आर रिच इन, तो क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि एसिडिक होता है। नेक्स्ट द कॉल्चिसिन इज एन इनहिबिटरी केमिकल, वो क्या करेगा? कॉल्चिसिन अगर मेटाफेज स्टेज में अगर देखोगे क्रोमोसोम के साथ, वो क्या करेगा? इसमें सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल जो होता है, इससे वो स्पिंडल फाइबर बनता है। वो स्पिंडल फाइबर क्या होता है? वो एक्चुअली वो माइक्रो ट्यूबुल होता है। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है ये स्पिंडल फाइबर होता है, इसको प्रिवेंट कौन करता है? वो होता है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या करेगा? इस स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन करना ही वो नहीं देगा। अगर फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा? सेल डिवीजन नहीं होगा। तो क्या होगा? ये सी वाला, प्रिवेंट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन इन द माइटोसिस। ओके, तो आज के लिए इतने करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो प्लीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको याद करके क्वेश्चन एंड आंसर करना पड़ेगा। मतलब आप पढ़ोगे तो ठीक, ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे तो अच्छे से याद आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।